नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं अरब स्प्रिंग की। ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि एक दशक से भी ज्यादा पहले शुरू हुई इन घटनाओं ने हमारी दुनिया को किस तरह हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सुनने में शायद किसी कहानी जैसा लगे है ना, कि कैसे एक मामूली सब्जी के ठेले से जुड़ी घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पर ये सच है, और ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही जरूरी भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से। ये वो जगह थी जहां विद्रोह की वो पहली चिंगारी भड़की थी। और ये सिर्फ किसी सरकार को बदलने की लड़ाई नहीं थी, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, कहीं ज्यादा व्यक्तिगत था। 17 दिसंबर 2010 एक नौजवान था, मोहम्मद बू आजीजी, जो सब्जी का ठेला लगाकर अपना गुजारा करता था। पुलिस ने उसका ठेला छीन लिया, उसे सरेआम बेइज्जत किया। और उस बेइज्जती के जवाब में उसने जो किया, उसने इतिहास बदल दिया। उसने खुद को आग लगा ली। उसका ये कदम कर्मा यानी अपनी गरिमा, अपनी इज्जत की लड़ाई का प्रतीक बन गया। और देखते ही देखते पूरे देश का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। ट्यूनीशिया में जो हुआ, जिसे जैस्मिन क्रांति भी कहा गया, उसने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ दिया। वो मिथक ये था कि अरब देशों के तानाशाह शासकों को कोई हिला नहीं सकता। पर जब ट्यूनीशिया में दशकों पुरानी सत्ता का किला ढहा, तो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। और इसकी रफ्तार देखिए, रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। जनवरी में ट्यूनीशिया, तो फरवरी में मिस्र, फिर लीबिया, सीरिया। कुछ ही महीनों में ये आग पूरे इलाके में फैल गई। उस दौर में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस आग को और हवा दी, और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन जो उम्मीद की एक बहार आई थी, जिसे लोगों ने स्प्रिंग या वसंत का नाम दिया था, वो बहुत जल्द ही एक क्रूर हकीकत में बदलने वाली थी। कई देशों के लिए ये स्प्रिंग एक लंबी, ठंडी और अंधेरी रात यानी विंटर बन गया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1.2 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने लोग सीरिया के गृह युद्ध की वजह से बेघर हो गए। सीरिया का संघर्ष एक तरह से अरब स्प्रिंग के सारे सपनों और आदर्शों का कब्रिस्तान बन गया। ये इस पूरी उथल-पुथल की वो मानवीय कीमत थी जो दुनिया ने चुकाई। सीरिया में जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक खूनी लड़ाई में और फिर एक विनाशकारी ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर में बदल गया। बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ आकर लड़ने लगी। फिर रूस ने आकर पूरा खेल ही बदल दिया। और सालों तक चले इस संघर्ष के बाद आखिरकार 2024 के अंत में असद शासन का पतन हो गया। वहीं मिस्र की कहानी तो एक पूरा यू टर्न है। क्रांति हुई, दशकों पुराना शासक गया, चुनाव हुए, लगा कि लोकतंत्र आ गया। लेकिन कुछ ही समय में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और देश वापस एक तानाशाही की तरफ लौट गया। मतलब जहां से शुरू हुए के घूम फिरकर लगभग वहीं आ गए। स्थिरता को आज़ादी से ज्यादा जरूरी मान लिया गया। देखिए, इस पूरी उथल-पुथल का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। जब इस पूरे क्षेत्र में अराजकता फैली, तो एक पावर वैक्यूम बन गया। मतलब शक्ति का एक खालीपन। और इस खालीपन को भरने के लिए नए नए दावेदार सामने आ गए। हुआ ये कि एक तरफ अमेरिका इस क्षेत्र से धीरे धीरे अपना ध्यान हटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ रूस इसी मौके की तलाश में था। उसने सीरिया में सीधे तौर पर दखल दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि वो एक बार फिर से एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर वापस आ गया है। और हाँ, इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी भी था जो बहुत चुपचाप अपना काम कर रहा था, चीन। उसने लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखी और अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के जरिए धीरे धीरे अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत करता रहा। और फिर 2023 में उसने ईरान और सऊदी अरब जैसे दो कट्टर दुश्मनों के बीच सुलह कराकर सबको चौंका दिया। लेकिन बात सिर्फ सुपर पावर्स की नहीं है। इस पूरी कहानी का एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है भारत पर इसका असर। मिडिल ईस्ट में मची इस उथल-पुथल ने भारत के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया और उसे अपनी पूरी विदेश नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव हुआ। पहले खाड़ी देशों से भारत में सबसे ज्यादा पैसा आता था, लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन से आने वाला पैसा बढ़ गया है। ये दिखाता है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की प्रोफाइल भी अब बदल रही है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया भारत की सोच में। भारत ने अपनी पुरानी गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़कर एक बहुत ही प्रैक्टिकल,
मल्टी अलाइंड रणनीति अपनाई। मतलब अब हम किसी एक गुट में नहीं हैं, बल्कि अपने फायदे के लिए इलाके के सभी बड़े देशों से अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, भले ही वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों ना हो। और ऑपरेशन राहत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। 2015 में जब यमन में गृह युद्ध छिड़ा तो भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि 41 दूसरे देशों के लोगों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। इस एक ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि इस मुश्किल इलाके में एक जिम्मेदार और ताकतवर खिलाड़ी है। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं, चाहे वो यूएई और सऊदी अरब के साथ दोगुना हुआ व्यापार हो या फिर रेमिटेंस के बदलते स्रोत। हर आंकड़ा ये दिखाता है कि अरब स्प्रिंग के बाद भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते कितने बदल गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा गहरे और रणनीतिक हो गए हैं। तो आज की सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि अरब स्प्रिंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। इसने नई दिल्ली को एहसास दिलाया कि वो हमेशा के लिए अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकता या चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। अगर इस नए और बदलते हुए मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करनी है तो उसे खुद एक सक्रिय खिलाड़ी बनना होगा। तो अरब स्प्रिंग की उस उथल-पुथल और अराजकता से एक नई दुनिया, एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया है। इस नए खेल में अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे कई खिलाड़ी हैं जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। अब सवाल बस ये है कि इस नए मिडिल ईस्ट का अगला अध्याय कौन लिखेगा?